नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू के बारे में जिसने दुनिया भर में न सिर्फ एक हेल्थ क्राइसिस क्रिएट करी है और न सिर्फ इकोनॉमिक डिप्रेशन की तरफ दुनिया को ढकेला है, बल्कि पॉलिटिकल रूप से भी दुनिया भर के इंटरनेशनल रिलेशंस को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस पैंडेमिक की, जिसने अभी तक 30 लाख लोगों से अधिक की जान ले ली है और वर्ल्ड इकोनॉमी को $23 ट्रिलियन से अधिक का नुकसान पहुंचाया है। आज हम बात करेंगे कि इसने किस तरीके से ग्लोबल पॉलिटिक्स को इफ़ेक्ट किया है। सबसे पहली चीज़, ग्लोबल सप्लाई चेन। भारत भले ही दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंट्री हो, जो हर रोज़ करीब 2 मिलियन डोजेस वैक्सीन्स बनाता हो, वो भी रिलेटिवली बहुत लो कॉस्ट पे, लेकिन आज भी हम यूएसए जैसे कंट्रीज़ पे रॉ मटेरियल्स के लिए बहुत हैवीली डिपेंड हैं। आज भी हम मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए चीन जैसी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट हैं, चाहे वो ऑक्सीमीटर्स हो, थर्मोमीटर्स हो, कुछ हद तक पीपीई किट्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स, बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जो चाइना जो है वो सबसे अधिक मात्रा में प्रोड्यूस करता है। भारत बहुत बड़ी मात्रा में उसे इम्पोर्ट करता है। तो ये दिखाता है कि आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, जिसमें एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस बहुत हद तक बढ़ चुकी है। अगर आप एक और एग्जांपल देखें तो कोविड-19 की शुरुआत चीन के हुबेई प्रोविंस के वुहान शहर से हुई थी, लेकिन आज ये दुनिया भर में फैल चुका है। ये दिखाता है कि किस तरीके से पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है। दूसरा पॉइंट, कोविड-19 पेंडेमिक ने पूरी दुनिया में ये दिखा दिया है कि कुछ देश जैसे चीन, या आप यूएसए को भी ले सकते हैं इस लिस्ट में, उनका असली चेहरा क्या है। आज जब भारत पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन बना रहा है और उसे रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, तब यूएस उस पर ट्रेड एम्बार्गो लगाता है, अपना डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट 1950 को इन्वोक करता है और दुनिया भर में रॉ मटेरियल्स की सप्लाई को ब्लॉक कर देता है। चीन की अगर हम बात करें तो जब पूरी दुनिया में टेस्ट किट्स की आवश्यकता थी, पीपीई किट्स की आवश्यकता थी, तो उसने फॉल्टी किट्स पूरी दुनिया भर में भेजे, जिससे उसकी बहुत आलोचना भी हुई। तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसने कुछ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, खासकर WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं पर बहुत सवालिया निशान खड़े किए हैं। अगर आपको याद हो तो पहला केस जो कोविड-19 का आया था वो वुहान में आया था 17 नवंबर 2019 को, लेकिन WHO ने इसे पब्लिक इमरजेंसी घोषित किया 30 जनवरी 2020 को और इसे ग्लोबल पैंडेमिक घोषित किया गया 11 मार्च 2020 को, वो भी तब जब ये दुनिया के 114 से अधिक देशों में फैल चुका था और 4200 से अधिक लोगों की जान ले चुका था। तो ये जो लेट लतीफ़ी और हीला हवाली WHO की तरफ से हुई, जाहिर सी बात है प्रश्न तो खड़े होंगे ही। दूसरा बड़ा इशू है कोविड-19 के नोमेनक्लेचर को लेके, नामकरण को लेके। इबोला एक नदी है कॉन्गो में, उसके ऊपर इबोला वायरस का नाम पड़ा। जीका एक फॉरेस्ट है, उसके ऊपर जीका वायरस का नाम पड़ा। जापानी इंसेफेलाइटिस वर्ड WHO आज भी यूज करता है। मर्स यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसका पहला केस सऊदी अरेबिया में पाया गया था, उसके ऊपर, उस रीजन के ऊपर इस पूरे वायरस का नाम रखा गया। तो क्या वजह है कि हम इस कोविड-19 वायरस को वुहान वायरस न कहें या चाइनीज़ वायरस न कहें? आज भी हमको ये नहीं पता कि इस वायरस का ओरिजिन क्या है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं, जो हाल ही में आई हैं, कि जो चीन है वो 2015 से इस बायो वेपन का टेस्ट करने वाला था, लेकिन WHO ये कहता है कि ये एक नेचुरल कलामिटी थी। लेकिन हकीकत क्या है, आज भी हमको ये बात नहीं पता। तो WHO का इस पेंडेमिक को बहुत लेट डिक्लेयर करना और इसका इन्वेस्टिगेशन बहुत लेट से शुरू करना ज़रूरी तौर पे सवालिया निशान खड़े करता है WHO के ऊपर। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो एक अलायंस बना कोवैक्स नाम का, जिसमें ये कहा गया कि UN जो है वो गरीब देशों को, पुअर नेशंस को वैक्सीन अवेलेबल कराएगा। लेकिन आज की हकीकत ये है कि रिच कंट्रीज़ जो हैं, जिनमें दुनिया की सिर्फ 20% पॉपुलेशन पाई जाती है, उसके पास 50% वैक्सीन पर मोनोपोली है। वहीं दूसरी तरफ जो पुअर कंट्रीज़ में 80% पॉपुलेशन है, उसके पास आज भी 1/3 से कम वैक्सीन पे पहुंच है।
तो ये रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि कुछ हद तक वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में भी WHO ने अहम भूमिका नहीं निभाई है अभी तक, और जिसकी वजह से कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ को 2023 तक वेट करना पड़ सकता है वैक्सीन को लेके। तो एक तरफ अगर हम देखें तो ये USA जो है वो मिलियंस ऑफ वैक्सीन डोजेस के ऊपर बैठा हुआ है, कुंडली मार के बैठा हुआ है अगर आप कहें तो। वहीं दूसरी तरफ कुछ कंट्रीज़ में वैक्सीन नहीं मिल रही है। ये साफ तौर पे दिखाता है कितनी बड़ी डिस्पैरिटी है। तो अगर आप इसको वैक्सीन अपार्थीड कहें या वैक्सीन इनइक्वालिटी कहें, लेकिन WHO जिसे हम मैसेंजर ऑफ हेल्थ समझते थे वो मैसेंजर ऑफ डेथ निकला। कोविड-19 ने एक और बहुत अहम बात उजागर की है, वो है IPR और पेटेंट्स राइट की, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये वो राइट्स होती हैं जो किसी भी पेटेंट होल्डर को ये एक्सक्लूसिव राइट्स देती हैं कि वो अपने प्रोडक्ट का, अपने इन्वेंशन का एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चरिंग करे और सेलिंग करे। इसकी वजह से आज की तारीख में ये हकीकत है कि मॉडर्ना और फाइजर जैसी अनेक वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां जो हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने से मना कर रही हैं। बिल गेट्स ने भी साफ तौर पर इस बात से इनकार कर दिया है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने वाले हैं। आज के तारीख में जब दुनिया को वैक्सीन बहुत भारी मात्रा में चाहिए, ये कंपनीज IPR और पेटेंट्स के नाम पे क्या ग्लोबल हेल्थ के साथ एक मजाक नहीं कर रही हैं? ये बात सही है कि किसी भी इन्वेंशन में, किसी भी डिस्कवरी में जो रिसर्च होता है उसमें कुछ कॉस्ट लगता है, और पेटेंट्स के माध्यम से, IPR के माध्यम से कंपनियां जो हैं उस कॉस्ट को रिकवर करती हैं। लेकिन क्या वर्तमान पेंडेमिक कॉस्ट निकालने के लिए सही टाइम है? हालांकि इस वीडियो के आने तक US ने ये कहा है कि वो वैक्सीन प्रोडक्शन में जो पेटेंट्स हैं उसमें कुछ वेवर देगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ये तो देखने वाली बात होगी। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। और कोविड-19 पेंडेमिक ने, या आप यूँ कहें कि इस वुहान वायरस ने इस मुहावरे को चरितार्थ किया है। भारत, जब पूरी दुनिया को ज़रूरत थी वैक्सीन की, भारत ने सबको वैक्सीन प्रोवाइड कराई है। 66 मिलियन डोजेस से अधिक भारत ने दुनिया भर में अलग अलग देशों को प्रोवाइड कराया है। भारत ने अपने नेबरहुड में तमाम देशों को वैक्सीन गिफ्ट के तौर पे दी है, वैक्सीन मैत्री के अंडर में। आज दुनिया में बनी वैक्सीन की हर 5वीं डोज भारत में बनी है। और जब भारत की बारी आई, भारत में जब सेकेंड वेव अपना तबाही मचा रहा था, तब दुनिया के तमाम देश भारत की हेल्प करने के लिए सामने आए, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, UK हो, सिंगापुर, UAE, सऊदी अरेबिया, रशिया, तमाम देश हैं जो भारत को ऑक्सीजन प्लांट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, PPE किट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तमाम मेडिकल इक्विपमेंट्स की सप्लाई भारत के लिए जारी है। USA ने भी अंत में रॉ मटेरियल्स भारत को देने के लिए हामी भरी है। तो ये दिखाता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो फ्रेंडशिप होती है वो बहुत लंबे टाइम तक काम करती है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सही जगह पे हो, सही देशों के साथ हो। अगला और बेहद इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस पेंडेमिक में जो सामने निकल कर आया है वो है डेवलपमेंटल गैप का। अगर आप बात करें अफ्रीकन कंट्रीज़ की या साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की, जिनकी पॉपुलेशन दुनिया भर के पॉपुलेशन की 25% है, आज भी इस पेंडेमिक में भी कोई भी बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन 2 कॉन्टिनेंट से नहीं आती है। ये दिखाता है कि जो साउथ गैप की हम बात करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में, वो कितना हद तक हावी है। और अगर आप मॉडर्ना की बात करें या फाइजर की बात करें, वो कंपनीज़ हैं USA की, जॉनसन एंड जॉनसन नीदरलैंड की कंपनी, कोवैक्सीन इंडिया की कंपनी, साइनोवैक चाइना की कंपनी, स्पुतनिक रशिया की कंपनी, एस्ट्राजेनेका UK की कंपनी। आपको एक भी कंपनी जो बड़ी मात्रा में वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रही है वो इन 2 कॉन्टिनेंट्स में नहीं मिलेगी। तो ये दिखाता है कि कितने बड़े तौर पे, कितने बड़े लेवल पे ये डेवलपमेंटल गैप है। कोविड-19 पेंडेमिक ने एक और बात हमारे सामने रखी है, जो ये है कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर आज के तारीख में बदल रहा है। US जो कई दशकों से एक हेजिमन की तरह बिहेव कर रहा था, मोनोपोली पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पे चला रहा था, उसकी हेजिमनी, उसकी मोनोपोली कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। जब कोविड पेंडेमिक पीक पे था, तब पूरी दुनिया ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि US से सामने आएगा, लीडरशिप की भूमिका निभाएगा। लेकिन ट्रंप ने उस टाइम पे क्या किया कि वो WHO को ही छोड़ दिए। दूसरी चीज़ ये कि US इलेक्शंस की अगर आप बात करें
तो कोविड-19 पैंडेमिक ने बहुत अहम रोल उसमें प्ले किया है। डोनाल्ड ट्रंप का सत्ता से हटना, जो बिडेन का प्रेसिडेंट बनना, कोविड-19 पैंडेमिक और उसके हैंडलिंग ने और यूएस के डेथ्स ने, यूएस के केसेस ने इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है। तीसरी चीज़ जो इसमें आती है वो है रीजनल अलायंसेस के बारे में। जब पैंडेमिक शुरू हुआ तो आपने देखा होगा कि इंडिया ने किस तरीके से एक बिग ब्रदर की भूमिका निभाते हुए बिमस्टेक और सार्क जो कंट्रीज़ का ग्रुप है उसमें किस तरीके से ये बात सामने रखी कि हम डॉक्टर्स को आपस में एक्सचेंज करेंगे, टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे और एक फंड बनाएंगे जो कि इस पैंडेमिक से लड़ने में हमारी हेल्प करेगा। रीजनल अलायंसेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्वाड को हमें नहीं भूलना चाहिए। क्वाड यानी यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक क्वाड्रिलेटरल, एक समूह जिसे रसिया जो है वो एशियन नाटो के नाम से भी कहता है, पुकारता है, उसकी मीटिंग जो है वो काफ़ी हद तक चर्चा में रही। भारत ने पिछले साल आपने देखा होगा किस तरीके से पूरी दुनिया भर में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन नामक दवा की सप्लाई की थी। चाहे वो ट्रंप का ट्वीट हो, चाहे बोल्सोनारो का ट्वीट हो जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं, या फिर बेंजामिन नेतन्याहू का जो इजराइल के हैं, इन सब का ट्वीट अगर आप देखें तो किस तरीके से पूरी दुनिया ने भारत को थैंक यू बोला इस हेल्प के लिए। तो ये भी एक बात निकल के सामने आ रही है कि प्लेयर्स जो रीजनल प्लेयर्स थे वो अब निकल के सामने आ रहे हैं, वो ग्लोबल लेवल पे आ रहे हैं, अपनी प्रेजेंस को दर्ज करा रहे हैं। यूएसए और चाइना के बीच एक नए कोल्ड वॉर की स्थिति पैदा हुई है। चाइना का अन्य देशों के साथ भी रिलेशंस काफ़ी हद तक एक नए लो को टच किया है। तो अगर हम कंक्लूज़न की बात करें तो हम साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि भले ही दुनिया ये कहे कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारे पास सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, कई सारे तरीके के ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, लेकिन एक छोटे से वायरस ने हमें हमारी औकात याद दिला दी कि हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है। तो ये टाइम ये सोचने का है, ये तय करने का है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, प्रायोरिटीज़ क्या हैं और हम आने वाले टाइम में दुनिया को कैसा देखना चाहते हैं।